हेलो, नमस्कार, राम राम मित्रों। कल जो है वो एक वीडियो बनाया था, उसमें बीच में ब्रेक होने की वजह से आधा वीडियो आपको मिल नहीं पाया, तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ। कल अंतिम समय में हम बात कर रहे थे भारतीय नौसेना दिवस के बारे में। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अब की बार 4 दिसंबर 2024 को मनाया गया। 1971 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय भारतीय नौसेना के अद्भुत पराक्रम की वजह से हमारी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्र में, इसके अलावा कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का है, उस बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने जो कब्जा किया था, उसकी याद में और भारतीय नौसेना के जो बहादुर सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, नौसैनिक कमान जो है वो पूरे देश में 3 भागों में विभाजित है, जिसमें आपकी पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान है। पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अलावा पूर्वी कमान का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है, जबकि दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर जो है वो कोची के अंदर है। इन तीनों कमान के माध्यम से नौसेना का पूरा कमांडिंग जो है वो एडमिरल के हाथ में होता है, जो भारतीय नौसेना का प्रमुख होता है। तो हम भारतीय नौसेना के इस दिवस के अवसर पर जो है वो इस प्रकार की बात आपके सामने रखी थी। 2024 जो है उसकी थीम आपके सामने जो है वो देखिए क्या है, नवाचार और स्वदेशीकरण। एक तो ध्यान रखना, नवाचार है, एक क्या है, स्वदेशीकरण है। नवाचार दिन नई टेक्निक जो आती है उनको अपनाते हुए, और स्वदेशीकरण यानी भारतीय जो तकनीक है उनका उपयोग करते हुए के माध्यम से ताकत और शक्ति को क्या करना है, हासिल करना है। ये इस वर्ष 2024 की इस दिवस की क्या है, थीम है। भारतीय नौसेना जो है वो हमारी नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने वाला ये दिवस है। और सम्नो वरुण है, यानी भगवान वरुण देवता जो है उनके आह्वान करने वाला एक वैदिक मंत्र है, जो सम्नो वरुण है वो उनका ध्येय वाक्य है। 21 अक्टूबर 1944 को 21 अक्टूबर 1944 को हमने पहली बार यह दिवस जो है वो मनाना क्या किया था, शुरू किया था। इसके बाद अगली बातचीत की जाए तो आपके सामने वो क्या है, 1972 से नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और कराची बंदरगाह पर हमने जो हमला किया था, मिसाइल हमला, और उसके बाद उस पर कब्जा किया था, उसकी याद में जो शहीद हमारे हुए थे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में यह दिवस जो है वो प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। 3 कमान है, पश्चिमी कमान है, पूर्वी कमान है और दक्षिणी कमान है। इन तीनों कमान का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। इन तीनों कमानों के माध्यम से नौसेना पर पूरा कमान होता है। और इन कमांडिंग इन चीफ जो होता है, वो कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो इनका हेड होता है। और उसके बाद नौसेना प्रमुख जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब इसी पर कुछ सवाल मैंने जो बनाए हैं वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड क्या है, देखो, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। 2024 के भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या है? तो थीम आपसे पूछी गई है, सुरक्षित समुद्र समृद्ध राष्ट्र नहीं है, समुद्री रक्षा और सुरक्षा नहीं है, समुद्र में शांति और विकास नहीं है, बल्कि नवाचार के साथ और स्वदेशीकरण के साथ हमको क्या करना है, माध्यम से ताकत और शक्ति को हासिल करना है। ये इस वर्ष की थीम है। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, 1971 की लड़ाई के समय कराची बंदरगाह जो है उस पर हमला किया गया था भारत के द्वारा, और उस कराची बंदरगाह को पूरा तहस नहस कर दिया गया था। उसके लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर क्या करना था, हमला करना था। ये उस लड़ाई के समय जो है वो हमारा उद्देश्य था, या इस ट्राइडेंट का उद्देश्य जो है वो रहा था। आगे लिखा है कि भारतीय नौसेना दिवस का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है। ये नौसेना दिवस जो है वो हमारे शहीद हुए नौसैनिक जो उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करना और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है वो नौसैनिक दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। ये 4 सवाल नौसेना दिवस से संबंधित मैंने आपको पूछे थे, उन चारों के जवाब भी यहां मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हम लोग अगली बात करते हैं, भारत का एक राज्य जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में आफ्सपा जो है उसको पुणे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। देखिए मेरे मित्रों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय जो है वो पूरे देश में सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। देश का ऐसा इलाका जहां पर हिंसा ज्यादा हो रही है, जहां पर आतंकवादी
घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो इन क्षेत्रों को चिन्हित करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे क्षेत्रों में आपसपा कानून लागू किया जाता है, जिसके तहत उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र भी घोषित किया जाता है और सुरक्षा बलों को इस कानून के माध्यम से किसी भी नागरिक को पकड़ के गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ करना और अन्य चीजें इसमें शामिल होती है, यहां तक कि वो कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। तो यह है मणिपुर के कुछ इलाकों में जो है वो लगाया गया। मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, भारत के वर्तमान में भी ऐसे राज्य हैं जिन पर वर्तमान में भी क्या लगा हुआ है, आपसपा कानून कुछ कुछ क्षेत्रों में लगा हुआ है। पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले भी मैंने आपसे इस कानून के बारे में चर्चा की थी। अभी हम लोग मणिपुर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ मणिपुर में हिंसा और विद्रोह समूह की सक्रिय भागीदारी के कारण जो है मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्र जो है उनमें क्या कर दिया गया, इस कानून को लागू कर दिया गया है। और मणिपुर में पहली बार यानी 1980 से ही आपसपा जो है वो क्या है, लागू है। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं आती रहती है, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। कहीं पर 5 वर्ष से, कहीं पर 2 वर्ष से, कहीं पर 3 वर्ष से, अलग अलग समय पर वहां पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान समय में भारत का नागालैंड है, असम है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ हिस्सों में आपसपा जो है वो क्या है, लागू है। यानी एक विशेष प्रकार का कानून है जो सुरक्षा बलों को क्या देता है, विभिन्न प्रकार की छूट देता है। बैक अंडर आपसपा यानी ये आप लोगों का जो क्षेत्र है, इम्फाल का जो भाग है ये पूरा का पूरा है। इधर यहां पर असम है, क्या है, यहां असम है, असम के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा ऊपर इसकी सीमा जो है वो नागालैंड के साथ लगती है, नागालैंड जो है उसके साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। और नीचे जो है, नीचे आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ मिजोरम जो है, मिजोरम इसके साथ सीमा लगती है। तो मिजोरम, असम और नागालैंड के साथ इसकी सीमा लगती है। और ये जो थाना क्षेत्र है, इन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में आपसपा जो कानून है उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। चलिए इस पर देखते हैं, यहां पर आप लोग लोकेशन भी चेक कर सकते हो। ये भारत का जो राज्य है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा अच्छे से, ये वाला क्षेत्र, ये यहां पर है मणिपुर आपका, नीचे मिजोरम है, इधर आपका असम है और इधर आपका नागालैंड है। इस मैप में भी आप देख सकते हो, यहां पर ये इम्फाल और मणिपुर का क्षेत्र है। ये ऊपर इसका जो भाग है ये पूरा नागालैंड का है, ये भाग असम का है, नीचे वाला हिस्सा मिजोरम का है पूरा का पूरा, इधर आपका त्रिपुरा रह जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत अभी अभी आपसपा जो कानून है इसकी अवधि को सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ा दिए गए, जिसके मंत्री जो है वो अमित शाह हैं। चलिए इस पर कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। वो है मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आपसपा को कब लागू किया गया, आपको ये बताना है। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आपसपा को कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1980 में जो है वो आपसपा मणिपुर में लागू किया गया था। अभी हाल ही में 6 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत, 6 थाना क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में मणिपुर के कितने पुलिस थाना क्षेत्रों में आपसपा को लागू कर दिया है, तो 6 जो है उनमें लागू किया, 8 में नहीं, 10 में नहीं, 3 में नहीं, 6 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जिनमें इसको पुनः लागू किया गया है। आपसपा के तहत सुरक्षा बलों को क्या अधिकार प्राप्त है, तो वो आपको जो है वो संदिग्ध जो लोग लगते हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के आपकी तलाशी ले सकते हैं और कर्फ्यू भी उस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। यानी कि ये सभी के सभी अधिकार जो है वो सुरक्षा बलों को उस समय प्राप्त हो जाते हैं जिस क्षेत्र में ये आपसपा कानून जो है वो लागू हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, आपसपा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ही है कि भाई गैर कानूनी गतिविधियां जो बहुत तेज है, या हिंसा की घटनाएं हैं, या आतंकवाद की घटनाएं किसी क्षेत्र विशेष में हो रही है, तो उस पर अंकुश लगाने का काम इस कानून के माध्यम से किया जाता है। तो साफ लिखा है उग्रवाद और हिंसा से निपटना जो है वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। आपसपा कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उग्रवाद और हिंसा से निपटना है। मणिपुर में आपसपा को लागू करने की समीक्षा कब की जाती है, तो यहां पर ध्यान रखना समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रति 5 वर्ष बाद समीक्षा होती है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 वर्ष बाद होती है, कई ऐसे राज्य जहां 1 वर्ष बाद होती है, लेकिन यहां मणिपुर में फिक्स नहीं है, समय समय पर इसकी समीक्षा होती रहती है। तो ये सब सवाल जो हैं इनके भी जवाब, जो 5 सवाल मैंने दिए इनके लास्ट में लिख दिए, बाद में आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएसएलवी C59 के बारे में। आपको पता है ये भारत
का एक इसरो द्वारा तैयार किया गया एक रॉकेट लॉन्चर है, जिसके माध्यम से अभी हाल ही में जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, उस यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक उपग्रह को लॉन्च किया जाना था 4 दिसंबर को, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसकी लॉन्चिंग टल गई और आज यानी 5 दिसंबर को उसकी लॉन्चिंग की जानी है। तो देखिए मित्रों, यहां पर है पीएसएलवी C-59 रॉकेट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है ईएसए, इसके प्रोबा 3 या प्रोब 3 जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लेकर उड़ान भरेगा। इसरो ने लॉन्च पहले 4 दिसंबर 2024 को शाम को करना था, लेकिन इसके तकनीकी कारणों की वजह से हो नहीं पाया। अब इसकी 5 दिसंबर यानी आज की तारीख को 5 दिसंबर 2024 को इसकी क्या की जानी है, लॉन्चिंग की जानी है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। अब मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं, जरा इन सवालों के जवाब आप देने का प्रयास करिएगा। तो पहला सवाल क्या है, पहला है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है, इसके संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? नहीं साहब। अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा? जी हां, एकदम सही जवाब है। ये भारत की महिला एवं बाल विकास विभाग, क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो उसकी मंत्री है, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग जो है उसकी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, और इनके द्वारा ऐसी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंध रखती है और अभी हाल ही में उड़ीसा में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उड़ीसा के ही भुवनेश्वर के अंदर, भुवनेश्वर जो है यहां पर क्या किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही आपको ध्यान रखना है कि पुलिस महानिदेशक जो है, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक और महानिरीक्षक जो है, इनके एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, भुवनेश्वर के अंदर अभी हाल ही में किया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया था। तो राजनाथ सिंह जो है वो आपके कौन से मंत्री हैं साहब, रक्षा मंत्री जी हैं, इनके बारे में भी थोड़ा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, अगला क्या है हमारे सामने, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये बताना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में सत्य कथन, इसका विभाग जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग है, एकदम सही है, जिसकी पूर्णा देवी जो है वो उसकी विभाग की मिनिस्टर है, ठीक है। इसका फोकस क्षेत्र सर्वाधिक बाल विवाह वाले 7 राज्य और 300 से अधिक भारत के जिले हैं जिन पर यह फोकस करेगा, एकदम सही है। इसका उद्देश्य 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% तक क्या करना है, तक कम करना है, ठीक है, तक कम करना इसका क्या है, टारगेट है। इसके बाद में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की भी शुरुआत इस समय की गई थी। उपरोक्त सभी आपके सामने क्या है, सत्य कथन है, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल यहां से बनेगा क्योंकि भारत में आज भी बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं। उन बाल विवाहों पर रोक लगाने के लिए अपूर्णा देवी के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार अन्य कुरीतियों के खिलाफ समाज का हर व्यक्ति और वर्ग खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार अगर इस के खिलाफ भी अगर देश का आम नागरिक या समाज का आम नागरिक अपनी डिमांड उठाएगा, अपनी बात उठाएगा, तो एक दिन बाल विवाह पर भी पूर्णतः रोक लगाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट है, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? 16 वर्ष से कम अगर कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करेगा, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब का इस्तेमाल वहां नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, भारत में अभी ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है और अमेरिका में भी नहीं है। यहां पर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है इस प्रकार का एक कंट्री है जो कि अपने सोने की खानों के लिए, किसकी, सोने की खान के लिए, ठीक है, काल गुरडी और काल गुरली जो है इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुख नदियां जो है वो मरे और डार्लिंग नदियों के बारे में भी आपने सुना होगा, मरे और डार्लिंग नदियां जो है वो भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। सिडनी, पर्थ, ये मेलबर्न, इस प्रकार के प्रसिद्ध शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वहां पर है, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान के अंदर बन रहा है। चलिए जी, अगली बात सर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो ये है कि हाल ही में चर्चित बॉम साइक्लोन किस क्षेत्र में प्रभावी हुआ था, ये आपको बताना है। बॉम जो है, बॉम एक साइक्लोन यानी चक्रवात है। क्या है जी, एक चक्रवात था। और चक्रवात का मतलब है यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, उससे एक तेज हवा का झोंका मान लीजिए, उसको हम लोग आप चक्रवात कहते हैं। तो ये चक्रवात बॉम जो है अभी हाल ही में चर्चा में आया था। और अगर आपने किसका मैप देखा है, उत्तरी अमेरिका का देखा है, तो उत्तरी अमेरिका में एक तो है आपका यूएसए और एक क्या है, कनाडा है। यूएसए और क्या है, कनाडा है। इन दोनों देशों के इस छोर पर, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी छोर पर, कौन से छोर पर, पश्चिमी छोर पर इसने क्या दी है, दस्तक दी थी। तो बॉम साइक्लोन के बारे में जरूर ध्यान रखना है। कनाडा और अमेरिका जो है, इस दोनों के पश्चिमी छोर पर आने वाला एक साइक्लोन जो था, उसका नाम क्या रखा गया था, बॉम साइक्लोन रखा गया था। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद में है कि चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्ष नाम से एक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित की गई थी। आपको यह बताना है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्या है, चूजिंग आवर फ्यूचर, यानी हम अपना जो फ्यूचर है उसका चुनाव करें। एजुकेशन फॉर क्लाइमेट, एजुकेशन फॉर क्या है, क्लाइमेट है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो विश्व बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, एनडीएफ के द्वारा और डब्ल्यूटीओ के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा इसको पारित किया गया था। विश्व बैंक के द्वारा इसे क्या किया गया था, जारी किया गया था। विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय। साथ इस बात को ध्यान रखिएगा। आईएमएफ और जो है विश्व बैंक, इनको क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड, ठीक है, जुड़वा भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विन जो है, ट्विन इनको कहा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विन इसलिए कहा जाता है कि इनकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद में की गई थी। विश्व युद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जो है वो जारी रखा। आज भी अमेरिका पावरफुल कंट्रियों में शामिल है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल यानी सेंटर ऑफ पावर जो है वो अमेरिका के पास है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन का भी पता होगा आपको, यूरोपीय यूनियन भी है। और ऐसे ही एशिया में यूरोपीय दक्षिणी पूर्वी एशियाई संघ यानी आसियान जो है वो भी एक तरीके की पावर जो है स्टेबिलिटी का काम करता है। तो इसको ध्यान रखना है। एनडीएफ और डब्ल्यूटीओ ये विश्व व्यापार संगठन है, एनडीएफ, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी एनडीबी है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आईएमएफ जो है वो और विश्व बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अलग अलग देशों को अलग अलग प्रकार से ऋण मुहैया कराने का काम करता है। इसके बाद मेरे मित्रों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिस्र के तट के पास लाल सागर में एक नौका पलट जाने के बाद 17 विदेशी पर्यटक क्या हो गए थे, वहां लापता हो गए थे। आपको पता है ये लाल सागर है, ठीक है। कौन सा सागर है साहब, ये लाल सागर है। इधर आपका क्या रह जाता है, मिस्र रह जाता है, या आगे जो है वो आपका भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। यहां पर आप लोगों की एक खाड़ी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आपसे जो सवाल पूछा गया है उसको जरा देखिएगा। मिस्र के तट के पास लाल सागर में एक नौका पलट जाने के बाद 17 विदेशी पर्यटक जो है वो लापता हो गए। लाल सागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, ये बताना है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। नीचे यहां से अफ्रीका आपका चालू हो जाता है, एकदम सही बात कह रहा है ये। अफ्रीका पूरा है, मिस्र का पूरा भाग जो है वो यहां तक आपका है। एशिया इधर पूरा जो है वो एशिया का भाग है। एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है, यानी यूरोप से आने वाले लोग जो है वो हिंद महासागर के माध्यम से इधर प्रवेश करते हैं। बाबल मंडेव जल संधि जो है, ये वाली जो जल संधि, इसका नाम है बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि। इसके माध्यम से अदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसके सीमावर्ती देश मिस्र हैं, एक तरफ इधर जो है वो मिस्र है, दूसरी साइड जो है वो सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है और इरिट्रिया है। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों जिबूती है। इधर वाले देश जो है वो ज्यादा है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया और जिबूती है। इसका मतलब ये सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं, इनमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। इसके बाद में है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित 15 वर्षीय तुलसी राघवेंद्र हेगड़े का जो संबंध है वो इनमें से किससे है।
रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा अचीवर अवार्ड 2024 से सम्मानित 15 वर्षीय तुलसी राघवेंद्र हेगड़े जो है वो ध्यान रखना है इनमें से किस नृत्य से, विज्ञान से, बिहू से, गरबा से, चारबा से। तो ये विज्ञान नहीं है। क्या है ये? विज्ञान नहीं है, ये है यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। यक्षगान एक नाट्य मान लीजिए, एक संगीत मान लीजिए, जिसमें तुलसी राघवेंद्र हेगड़े जी जो है इन्होंने बहुत ही कम उम्र में यानी 15 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने इसमें बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली है, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बिहू है, गरबा जो है वो आपको पता है दोस्तों गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का गरबा है। हिमाचल का चारबा है। कहां का? हिमाचल का जो है वो कौन सा है? चारबा है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे थे। कहां पर? वो पहुंचे थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वहां के 3 दिवसीय दौरा किया और महानिदेशक और महानिरीक्षकों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। तो ये सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। उड़ीसा में आपको पता है पहले से ही बीजू जनता दल जो था ना, बीजू जनता दल, इस बीजू जनता दल की पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी हाल ही में हुए चुनाव में बीजू जनता दल की बजाय जो है बीजेपी कह दीजिए या फिर एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है उसकी सरकार वहां पर क्या है? बनी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहीं से आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध है और वो एक आदिवासी समुदाय से संबंधित है। कल जो है वो चंडीगढ़ जो है यहां पर भी देश के प्रधानमंत्री ने दौरा किया था और 3 नए कानून जो है, 3 नए कानून जो है, उन 3 नए कानूनों पर एक कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, एक सम्मेलन कह दीजिए, उसका आयोजन यहां पर किया गया था। गुलाबी नगरी जयपुर है। नई दिल्ली पर कई सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। भारत के संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक नई भारतीय दूतावास यानी नई एम्बेसी कह दीजिए आप, क्या है? नई एम्बेसी, एम्बेसी जो है वो अभी हाल ही में कौन से देश में गए थे, वहां पर उसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखना इटली की राजधानी रोम जो है, रोम में इन्होंने नई एम्बेसी जो है वो भारत की अभी हाल ही में शुरू की थी। इटली की राजधानी रोम के अंदर ऐसा किया गया था, तुर्की में नहीं, ग्रीस में नहीं और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर क्या कर दिया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा कानून भी वहां पर पारित कर दिया गया है। इसके बाद मित्रों आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 55वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वो किसे दिया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया? 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ था? तो गोवा के पणजी में इसका आयोजन किया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नाइसी को, नवजोत सिंह को, सलमान खान को, अमिताभ बच्चन को, इनमें से किसी को नहीं, फिलिप नाइसी जो है इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था मेरे दोस्तों। 55वां अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। फिलिप नाइसी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस समय प्रदान किया गया। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूं। आप सभी बातों का रिवाइज करते रहिएगा, आप आनंद से पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त रहिएगा। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं कल डालने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा मेरे मित्रों। आप आनंद रहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी और क्या इच्छाएं हैं, क्या आप चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें और क्या सुधार मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं। जो आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।